नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया हमारा सबसे खास बुलेटिन नेशन @9। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद और इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की तमाम बड़ी खबरें। हर प्रदेश की खबर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। तो सागर, क्या है आज की पहली बड़ी खबर? तो चलिए, आज के दिन की पहली बड़ी खबर है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन आयुष मंत्रालय की केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने किया है। सम्मेलन का विषय है होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य और परिवार। इस अवसर पर आयुष राज्य मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई भी उपस्थित रहेंगे। विश्व होम्योपैथी दिवस होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल और हैनीमैन भी 268वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान नीतिगत पहलुओं, होम्योपैथी में उन्नति, अनुसंधान, साक्ष्यों और होम्योपैथी में नैदानिक अनुभवों पर विभिन्न सत्रों का आयोजन किया जाएगा। विज्ञान भवन में इस फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में भारत में 5 जगहों पर क्षेत्रीय विश्व होम्योपैथी दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और अगली खबर दिल्ली से, जहां कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ऑफिस में पार्टी की सीईसी की अहम बैठक हुई। बैठक में आगामी चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम बॉम्बे समेत पार्टी के कई नेता शामिल हुए। बैठक में यह भी तय किया गया कि इस बार ज्यादातर विधायकों को फिर से टिकट दिया जाएगा। इनकी संख्या करीब 90 के आसपास है। साथ ही बैठक में यह भी तय किया गया कि कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई को शिग्गांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा। आपको बता दें कि कर्नाटक में 224 सीटों के लिए 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो चलिए बात अब करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। अपनी यात्रा के पहले दिन वो अरुणाचल के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबिथु में विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्री किबिथु में स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के तहत निर्मित अरुणाचल प्रदेश सरकार की 9 सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। ये बिजली परियोजनाएं सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को सशक्त भी बनाएगी। पहले चरण में प्राथमिकता कवरेज के लिए 662 गांवों की पहचान की गई है, जिसमें अरुणाचल के 455 गांव शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह लिकाबाली, छपरा, नूरानंद और विशाखापट्टनम में बुनियादी ढांचे को भी बढ़ाने के लिए आईटीबीपी परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। किबिथु में आईटीबीपी कर्मियों से भी बातचीत करेंगे अमित शाह। वहीं 11 अप्रैल को अपने 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन गृह मंत्री नमती मैदान का दौरा करेंगे और वॉलॉग वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अगली खबर दिल्ली से, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विश्व बैंक समूह और आईएमएफ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंच गई हैं। वित्त मंत्री का यह अमेरिकी दौरा 10 अप्रैल से शुरू होकर 16 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान वो G20 के अलावा और भी कई बैठकों में हिस्सा लेंगी। इस दौरे में सीतारमण के साथ वित्त मंत्रालय और आरबीआई के अधिकारी भी शामिल होंगे। 12-13 अप्रैल को सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में G20 सदस्य देशों के अलावा 13 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 350 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि ये बैठक वाशिंगटन डीसी में WBG और IMF मुख्यालय में होंगी। मीटिंग्स में दुनिया भर के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकर भाग लेंगे। तो चलिए एक बार फिर अब बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर आज युगांडा और मोजाम्बिक की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए। विदेश मंत्रालय ने इस दौरे की जानकारी देते हुए बताया कि विदेश मंत्री की युगांडा और मोजाम्बिक यात्रा से दोनों देशों के साथ भारत के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री 10 से 12 अप्रैल तक युगांडा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो युगांडा के विदेश मंत्री जनरल जीजे ओडोंगो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत भी कर सकते हैं। विदेश मंत्री 13 से 15 अप्रैल तक मोजाम्बिक की यात्रा करेंगे। ये भारत के किसी विदेश मंत्री के द्वारा मोजाम्बिक की पहली यात्रा होगी। इस दौरान भारत के बाहर NFSU का पहला परिसर स्थापित करने को लेकर भारत और युगांडा के बीच MOU पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। युगांडा वही देश है जो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहता है। खबरों में रुक करते हैं महाराष्ट्र का, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में एक समारोह को संबोधित किया। इस दौरान
उन्होंने कहा कि भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में प्रगति को धीमा करने के लिए उसके बारे में गलत धारणाएं और विकृत जानकारी फैलाई जा रही है। असुरी शक्तियां हमें मारने का प्रयास करेंगी। इससे लड़ने के लिए हमें लोगों को तैयार करना पड़ेगा। भागवत ने कहा कि 1857 के बाद देश के बारे में इस तरह की भ्रांतियां फैलाई गई, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने ऐसे तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये गलत धारणाएं हमारी प्रगति को धीमा करने के लिए फैलाई जा रही हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी तर्क के आधार पर हमसे बहस नहीं कर सकता। इस दौरान मोहन भागवत ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। मैं अगले 20 से 30 साल में भारत को विश्व गुरु बनते देख रहा हूं। इसके लिए पीढ़ियों को तैयार करना है। तो चलिए जिक्र अब करते हैं पंजाब का, जहां पर आज मान सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। ये बैठक सुबह 10 बजे पंजाब सिविल सेक्रेटरिएट में शुरू होगी। जालंधर उपचुनाव से पहले बुलाई गई इस कैबिनेट की मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में आज होने वाले कैबिनेट की बैठक में कई अहम ऐलान होने की संभावना है। इससे पहले हुए कैबिनेट की बैठक में पंजाब की सरकार ने आबकारी नीति को लेकर कई बदलाव किए थे। नई आबकारी नीति में बदलाव करते हुए छोटे कारोबारियों को भी ठेके आवंटित करने का प्रावधान किया गया था। खबरों पर रुख करते हैं बिहार का, जहां पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने रविवार को अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत महागठबंधन के कई नेता शामिल हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इफ्तार पार्टी में आए सभी मेहमानों का स्वागत किया। आरजेडी की इफ्तार पार्टी में नीतीश के अलावा पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह शामिल हुए। दिलचस्प बात यह है कि बीते शुक्रवार को नीतीश कुमार के इफ्तार में शामिल नहीं हुए लोक जनशक्ति पार्टी और प्रमुख चिराग पासवान राबड़ी देवी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और नीतीश कुमार से मिलने पर चिराग ने उनके पैर भी छुए। सासाराम और बिहार शरीफ में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद कई दलों के नेता पहली बार एक साथ नजर आए। इफ्तार पार्टी के जरिए बिहार की राजनीति में गलियारों में हलचल बढ़ गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इफ्तार पार्टी के जरिए बिहार की राजनीति में कई बदलाव हो सकते हैं। वहीं हरियाणा की बात अब करते हैं, जहां पर प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर अब जमकर हमला बोला है। अनिल विज ने कहा है कि राहुल गांधी अगर इतने ही बुद्धिमान है तो बताएं कि अडानी ने किया क्या है। सारा दिन अडानी अडानी करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अडानिया फीवर हो गया, बोलने नहीं दिया तो क्या स्पीकर के खिलाफ रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर बजट सत्र के दूसरे चरण में सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाया। पिछले महीने भी विज ने राहुल गांधी को लेकर ऐसा ही बयान दिया था। 14 मार्च अनिल विज ने राहुल गांधी के लंदन दौरे पर दिए गए बयानों पर निशाना साधा था। उस दौरान भी विज ने कहा था कि राहुल गांधी की लैब रिपोर्ट है, उन्हें अडानिया बीमारी हुई है, जिसकी वजह से सुबह से शाम तक वो अडानी अडानी करते हैं। अगली खबर तमिलनाडु से, जहां मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस बार मामला तमिल भाषा से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सीआरपीएफ भर्ती परीक्षा में हस्तक्षेप करने की मांग की है। स्टालिन ने सीआरपीएफ परीक्षा में तमिल भाषा को शामिल नहीं किए जाने पर अपना विरोध जताते हुए इसे भेदभावपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह से तमिल और अन्य राज्य भाषाओं को शामिल करने के लिए अधिसूचना को तत्काल संशोधित करने का अनुरोध करता हूं। आपको बता दें कि स्टालिन ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर केंद्रीय गृह मंत्री को लिखे गए पत्र को भी साझा किया है। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम सीआरपीएफ में काम करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के अवसरों को छीन लेगा। तो चलिए दिल्ली की बात कर लेते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच खींचतान लगातार जारी है। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल दिया। उन्होंने केजरीवाल का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग आईआईटी से डिग्री लेने के बाद भी अशिक्षित रह जाते हैं। एलजी ने आगे कहा कि डिग्री पर किसी को गुमान नहीं करना चाहिए। डिग्री तो पढ़ाई के खर्च की केवल रसीदें होती हैं। शिक्षा वही है जो आपका ज्ञान और व्यवहार को दर्शाता है। दरअसल उपराज्यपाल से सवाल पूछा गया था कि आम आदमी पार्टी लगातार पीएम की डिग्री को लेकर सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने भी डिग्री दिखाओ अभियान के तहत पीएम मोदी पर तंज कसते हुए मीडिया के सामने अपनी 3 डिग्रियां दिखाई और आतिशी ने कहा है कि बाकी नेता भी अपनी डिग्रियां दिखाएंगे। और बात झारखंड के जमशेदपुर में एक बार फिर 2 गुट आमने सामने आ गए। रामनवमी के दौरान सड़क पर लगे बजरंग बली के झंडे के साथ असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद हिंदू संगठन का गुस्सा देखने को मिला। इसके बाद दोनों गुटों में तनाव बढ़ गया, दोनों तरफ से जमकर पथराव हुआ।
इतना ही नहीं, हिंसा पर उतारू लोगों ने कई दुकानों में आग लगा दी। हालात के बेकाबू होते ही बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। देर रात तक पूरे क्षेत्र को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया। फिलहाल इलाके में हालात काबू में है। पूरे इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस गश्त कर रही है और इतना ही नहीं, बाहर से फोर्स बुलाई गई है और RAF की एक कंपनी को भी तैनात किया गया है। पुलिस ने एहतियातन कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। तो चलिए खबरों में बात अब करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर नारायणपुर जिले में ID ब्लास्ट हुआ, जिसकी चपेट में आने से एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि हादसा सर्चिंग के दौरान मिले ID को डिफ्यूज करते समय हुआ है। ये मामला धोड़ाई थाना क्षेत्र के अधिकारियों के मुताबिक नारायणपुर के आमदई पहाड़ी में सुरक्षा बल एरिया सर्चिंग के लिए निकले थे। इस दौरान उन्हें एक ID मिला, जिसे नष्ट करने के दौरान हवलदार बिसरू कुलियारा घायल हो गए। उन्हें सीने और चेहरे पर हल्की चोटें आई। फिलहाल उनका इलाज अभी छोटे डूंगर में लगातार जारी है। 2 दिन पहले बहगेर के जंगल में ID डिफ्यूज करने के दौरान ये घायल हुए थे। 2 दिन के अंदर ID ब्लास्ट की दूसरी घटना है। अब खबरों में रुक करेंगे दिल्ली का। ईस्टर के मौके पर बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च पहुंचे और चर्च में PM मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद PM मोदी ने प्रार्थना में भी हिस्सा लिया और यहां एक पेड़ भी लगाया। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि ईस्टर के बेहद खास मौके पर उन्हें दिल्ली के इस चर्च में जाने का मौका मिला। आपको बता दें कि ये चर्च दिल्ली के फादर फ्रांसिस स्वामीनाथन ने प्रधानमंत्री के चर्च में आने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री यहाँ चर्च में आए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनका आना एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि वो सबका साथ सबका विकास में सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलते हैं। तो चलिए महाराष्ट्र की बात अब कर लेते हैं, जहां पर गौतम अडानी मुद्दे पर विपक्षी दलों से अलग राय रखने के बाद शरद पवार ने अब PM की डिग्री के मुद्दे पर बड़ा बयान देकर विपक्ष के एक और मुद्दे की हवा निकाल दी। दरअसल बीते कई दिनों से दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे सहित विपक्ष के कई नेता PM की डिग्री पर सवाल उठाने में लगे हैं। इसी बीच शरद पवार ने कहा है कि PM की डिग्री राजनीतिक मुद्दा नहीं है। दरअसल आम आदमी पार्टी इन दिनों PM मोदी की डिग्री को मुद्दे को लेकर BJP पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने रविवार को ही डिग्री दिखाओ कैंपेन की शुरुआत की। इससे पहले पवार ने अडानी मामले पर JPC की मांग को झटका देते हुए कहा था कि वे निष्पक्ष नहीं होगा, क्योंकि 21 में 15 सदस्य सत्ता पक्ष होंगे। पवार के बयान पर विपक्ष में हलचल अब तेज हो गई। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने MP हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विवादों के निपटारे के लिए केस से पहले मध्यस्थता का एक मॉडल तैयार करने का आग्रह किया। वो महाधिवक्ता कार्यालय के नए भवन के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाद पूर्व मध्यस्थता का मॉडल उनकी सरकार को भेजा जाना चाहिए ताकि इसे राज्य में लागू किया जा सके। CM ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम में शांति निवारण समिति के प्रावधान ने पुलिस से संपर्क किए बिना आदिवासियों के बीच छोटे मोटे विवादों को निपटाने में मदद की है। उन्होंने कहा कि शांति निवारण समिति की सफलता के बाद सरकार चाहती है कि आदिवासी क्षेत्रों के बाहर के गांव के लिए भी इसी तरह की समिति बनाई जाए, जिसके लिए एक कानूनी ढांचे पर काम करने की जरूरत है। की बात करते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री और BJP के वरिष्ठ नेता बेबेश्वर टुडू ने विवादित बयान दिया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि UPSC के जरिए गिरफ्तारी करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक मुर्गी चोर को सजा दी जा सकती है, जबकि एक अधिकारी जो खनिज माफिया चलाता है उसे छू तक नहीं सकते, क्योंकि ये सिस्टम उसकी रक्षा करता है। केंद्रीय आदिवासी मामलों और जल शक्ति राज्य मंत्री टुडू ने बालासोर जिले के बालियापाल में एक सरकारी स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में सभा को संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर शेयर किए गए एक वीडियो में विवादित बयान दिया और उन्हें सुना भी गया और कहा जा रहा है कि इसकी अभी जांच नहीं की जा सकी है। और खबरों में अब रुक करते हैं राजस्थान का। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अशोक गहलोत सरकार पर फिर हमला बोला है। वो पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के लिए 11 अप्रैल से जयपुर में अनशन करेंगे और उनकी इस घोषणा के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पायलट का इस तरीके से संवाददाता सम्मेलन करना ठीक नहीं है। उन्हें पहले उनके समक्ष इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। रंधावा ने कहा कि उन्होंने प्रभार संभालने के बाद से पायलट के साथ 20 से अधिक बैठकें की है, लेकिन पूर्व उप मुख्यमंत्री ने उनके सामने भ्रष्टाचार का मुद्दा कभी नहीं उठाया। हमने कई मुद्दों के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने ये मुद्दा नहीं उठाया और फिर प्रेस के पास जाना, ये कहना कि हम भ्रष्टाचार पर काम नहीं कर रहे, ये पूरी तरह से गलत है।
अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया। निकाय चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहले चरण के लिए 4 मई को वोटिंग होगी, जबकि 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा। हर फेज में 9 मंडलों में चुनाव होगा। वहीं वोटों की गिनती 13 मई को होगी। पहले चरण में निकाय चुनाव सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर, वाराणसी मंडल में होगा, और जबकि दूसरे चरण में मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़, मिर्जापुर मंडल में चुनाव होगा। चुनाव के दौरान आपको बता दें कि प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे वोटर्स, और चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी पहले चरण के लिए 10 अप्रैल को सूचना जारी करेंगे, जबकि दूसरे चरण के चुनाव के लिए 16 अप्रैल को सूचना जारी होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात झारखंड की करते हैं। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने एमएलए प्रदीप यादव को अडानी और मोदी के खिलाफ लड़ने वाला पहला योद्धा बताया है, जिसको लेकर विधायक प्रदीप यादव ने अविनाश पांडे का शुक्रिया अदा किया। दरअसल अडानी पर कांग्रेस के आरोप के बाद विधायक प्रदीप यादव ने अडानी पावर प्लांट के खिलाफ भूख हड़ताल की, और जिसके बाद उन्हें अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप लगे, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया था, और यही वजह है कि कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने पहला योद्धा करार दिया। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसे देखते हुए राज्य सरकारों ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अलावा अस्पताल में तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज और कल देशव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्वास्थ्य केंद्रों के भाग लेने की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया एम्स झज्जर से मॉक ड्रिल की शुरुआत करेंगे। इसे लेकर केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। एडवाइजरी में लोगों से भीड़ भाड़ और बंद स्थानों में मास्क पहनने के लिए कहा गया है। केंद्र ने कहा है कि छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को ढकने के लिए रुमाल या टिश्यू का इस्तेमाल करें और हाथों की स्वच्छता बनाए रखें। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 7 अप्रैल को हुई समीक्षा बैठक में राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से अस्पताल जाने और मॉक ड्रिल का निरीक्षण करने का अनुरोध किया था। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही स्कूलों में भी मास्क पहनना जरूरी होगा। नई खबरों में बात अब करते हैं दिल्ली की, जहां पर एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही। रविवार को दिल्ली में पिछले 24 घंटों के अंदर 699 नए मामले सामने आए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में कोरोना की संक्रमण दर बढ़कर 21.15% हो गई। पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की जानें भी चली गई। हालांकि दिल्ली की सरकार ने बताया कि एक मरीज की मौत कोरोना के चलते हुई है, जबकि 3 मरीजों का प्रारंभिक कारण कोरोना नहीं है। शनिवार को दिल्ली में कोरोना के 535 नए मामले सामने आए। किसी मरीज की कोरोना के चलते मौत नहीं हुई। दिल्ली में अभी 2460 एक्टिव केस हैं। इनमें से 1634 कोरोना के मरीज होम आइसोलेशन में, 126 कोरोना के मरीज अस्पताल में एडमिट हैं, जहां पर इन मरीजों का इलाज अभी जारी है। अगली खबर केरल से, जहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 1801 नए मामले सामने आने के बाद से हड़कंप मच गया है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि एर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम और कोट्टायम जिलों में कोविड मामलों की संख्या सबसे अधिक है। अब कोविड को लेकर एक बार फिर से राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। हालांकि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के नेतृत्व में कोविड की स्थिति का जायजा लेने के लिए बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। कोविड-19 से ज्यादातर 60 साल से अधिक उम्र के लोगों और डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर मरीजों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए ज्यादातर नमूनों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। मास्क पहनने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, बीमार लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। तो चलिए महाराष्ट्र का भी जिक्र अब कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस आज ठाणे में महाराष्ट्र में अपना जय भारत सत्याग्रह की शुरुआत करेगी। यह अभियान पूरे राज्य में चलाया जाएगा। इस अभियान के जरिए कांग्रेस नेता बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार की गलत नीतियों और देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करेंगे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्यकारी समिति की बैठक आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच होगी। महाराष्ट्र प्रभारी एच.के. पाटिल और राज्य इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैठक के दौरान मौजूद होंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात अब पश्चिम बंगाल की करेंगे। हुगली जिले में 2 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस को लेकर हुई झड़पों के हालात की समीक्षा करने के लिए दिल्ली से एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों को पुलिस ने प्रभावित इलाकों में जाने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि जांच के लिए एनएचआरसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को
बता दें कि टोल प्लाजा के पास ही रोका गया। दरअसल पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी की अगुवाई में एक 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम हिंसा प्रभावित हुगली जिले का दौरा करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। आपको बता दें कि रिश्वत जाने से रोके जाने पर फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। टीम के सदस्यों ने तर्क दिया कि उनका इरादा स्थानीय लोगों से बात करना था और जानकारी जमा करके लौटना था, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। वहीं छत्तीसगढ़ में बेमेतरा हिंसा के खिलाफ बीएचपी के बुलाई गई बंदी का असर साफ तौर पर दिखाई दिया। रायपुर के जय स्तंभ चौक और शास्त्री बाजार में सुबह से ही बीएचपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के बंद का बीजेपी ने भी समर्थन किया। वहीं 22 साल के भुवनेश्वर साहू की हत्या मामले में बीएचपी ने कल बंद का आह्वान किया था। भुवनेश्वर साहू परिजनों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बंद का असर दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ को तालिबान बनाना चाहती है। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां हल्द्वानी जेल से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां जेल में बंद 44 कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। जो कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं उसमें एक महिला कैदी भी शामिल है। कैदियों के इलाज की जानकारी देते वक्त जेल प्रशासन ने बताया कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर HIV मरीजों के लिए स्थापित किया गया है, जहां पर संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जो भी कैदी HIV संक्रमित है उसे मुफ्त में इलाज दवा दी जा रही है। इन लोगों को नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के तहत इलाज मुहैया कराया जा रहा है। मौजूदा समय में 1629 पुरुष और 79 महिला कैदी जेल में है। और जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में जेल के भीतर कैदी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, उसके बाद जेल प्रशासन कैदियों का रूटीन चेकअप कर रहा है ताकि HIV संक्रमित कैदियों का समय पर इलाज किया जा सके। वहीं गुजरात की बात अब कर लेते हैं, जहां पर इस समय अहमदाबाद में खेले गए IPL के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया। कोलकाता की जीत के हीरो रिंकू सिंह रहे, जिन्होंने आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर टीम को जीत दिलाई। गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 205 रनों का टारगेट दिया था। गुजरात के लिए विजय शंकर ने तूफानी बैटिंग करते हुए 24 गेंदों पर 63 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 4 चौके और 5 छक्के शामिल रहे। साई सुदर्शन ने भी गुजरात के लिए 38 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेली। कोलकाता की ओर से सुनील नारायण ने 3 विकेट चटकाए। कोलकाता की ओर से जीत के हीरो रहे रिंकू सिंह, जिन्होंने मैच के आखिरी ओवर में लगातार 5 छक्के लगाकर टीम को जीत दिलाई थी। तो फिलहाल नेशनल 9 में अभी के लिए इतना ही। आप मुझे और मेरे सहयोगी सागर को दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।